My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो उनका पेपर छठा और सतवां है, कोर्स 6 एंड 7 है, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण की विधियां, उसमें हम सभी लोग आज उन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो सभी विषयों पर लागू होते हैं, अर्थात पेडागोजी ऑफ ऑल टीचिंग सब्जेक्ट्स या सभी शिक्षण विषयों के लिए उपयोगी प्रश्नों के बारे में हम सभी लोग अभ्यास करेंगे आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन टू अ टेस्ट और स्किल और एप्टीट्यूड हुज स्टेटमेंट इज दिस अबाउट इवैल्यूएशन। अर्थात परीक्षा प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। मूल्यांकन के विषय में यह स्टेटमेंट या यह कथन किसका है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ए वेस्ले, बी रेमर्स, सी गैरेट और डी है क्रॉनबैक। आपको बताना है कि जो उपयुक्त स्टेटमेंट है, कथन है, वह किसने दिया, किसका स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट है कि एग्जाम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन टू टेस्ट अ स्किल और एप्टीट्यूड। अर्थात परीक्षा प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्ले का नहीं, रेमर्स का नहीं, क्रॉनबैक का नहीं, ये स्टेटमेंट गैरेट जी का है। सो हियर द सी, जो आपका सी ऑप्शन है, गैरेट ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन, आपका विकल्प सही है। Now the question number 2 is on your screen. The question is, who has given the developmental learning model? विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। Who has given the developmental learning model या विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? Your options are A जीन पियाजे, बी डाल्टन, सी स्किनर और डी थॉर्नडाइक। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा भी होगा, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे जी का यह स्टेटमेंट, जीन पियाजे जी की यह थ्योरी है, यह मॉडल है विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान या डेवलपमेंटल लर्निंग मॉडल ऑफ जीन पियाजे। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि द मेन स्किल ऑफ एनी लैंग्वेज इज, किसी भी भाषा की मुख्य कौशल होती है या मुख्य कौशल होता है। योर ऑप्शंस आर ए राइटिंग, बी रीडिंग, सी स्पीकिंग एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज की अगर स्किल्स की बात की जाए तो उसमें जो राइटिंग है, लिखना प्रमुख स्किल है, पढ़ना भी प्रमुख स्किल और स्पीकिंग भी प्रमुख स्किल है। इस तरह से जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, यह सही है। लिखना, पढ़ना और बोलना, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये जो तीनों स्किल हैं, तीनों कौशल हैं, वह किसी भी लैंग्वेज के लिए मुख्य कौशल होते हैं। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इन विच मेथड द टीचिंग फॉर्मूला फ्रॉम अननोन टू नोन इज यूज्ड। अर्थात अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? योर ऑप्शंस आर ए इंडक्शन या आगमन विधि में, बी डिडक्शन या निगमन विधि में, सी सिंथेसिस या संश्लेषण विधि में, डी एनालिसिस या विश्लेषण विधि में। तो डियर स्टूडेंट्स, अज्ञात से ज्ञात की ओर अर्थात फ्रॉम अननोन टू नोन, इस विधि का प्रयोग हम कहां करते हैं? आगमन में नहीं, संश्लेषण नहीं, विश्लेषण नहीं, किसमें करते हैं? डिडक्शन में करते हैं। सो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण की क्षमता, बी रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता, सी सिंथेसिस या संश्लेषण, एंड डी वैलिडिटी या वैधता। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी टेस्ट यदि ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, तो उसके अंदर विभेदीकरण का गुण होना चाहिए, वह विश्वसनीय भी होना चाहिए, वह वैध भी होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे सी ऑप्शन है, सिंथेसिस या संश्लेषण, यह जो है किसी भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण की क्वालिटी या गुण नहीं है। तो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड? एंड योर ऑप्शंस आर ए 28 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 28 मई, एंड डी 28 जनवरी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे। इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, टेलीविजन इज, टेलीविजन है ए विजुअल मटेरियल या दृश्य सामग्री, बी ऑडियो विजुअल मटेरियल या दृश्य श्रव्य सामग्री, सी ऑडियो मटेरियल या श्रव्य सामग्री, एंड डी है नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा एड्स के बारे में। तो जो ऑडियो एड्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सुनने का कार्य होता है, सुनाई देता है, सिर्फ आवाज आती है। जो विजुअल मटेरियल होते हैं उसको सिर्फ हम दिखा सकते हैं, उसमें कोई श्रव्य नहीं होता है, कोई ऑडियो नहीं होता है, दृश्य सामग्री नहीं होती है। लेकिन जब टेलीविजन की हम लोग बात करते हैं तो टेलीविजन में हम किसी भी कंटेंट को, किसी भी मैटर को देखते भी हैं और उससे रिलेटेड बातें सुनते भी हैं। तो यहाँ पे ऑडियो और विजुअल दोनों चीजें होती हैं, इसलिए जो टेलीविजन होगा वो क्या होगा? दृश्य श्रव्य सामग्री होगा या ऑडियो विजुअल एड्स होगा। इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे। द क्वेश्चन इज हु सेड दैट चिल्ड्रन शुड टेल लेस एंड बी इंस्पायर्ड टू डिस्कवर मोर एंड मोर, अर्थात किसने कहा कि बालकों को कम से कम बतलाना चाहिए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। एंड योर ऑप्शंस आर ए स्किनर, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी जॉन डेवी, एंड डी थॉर्नडाइक। तो डियर स्टूडेंट्स, बालकों को कम से कम बतलाना चाहिए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो यह स्टेटमेंट है, यह कथन है, वह स्किनर का नहीं है, जॉन डेवी का नहीं, थॉर्नडाइक का नहीं, किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। सो इन दिस वे द हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, तो प्रश्न संख्या 9 कहता है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? हु हैज क्लासिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? एंड योर ऑप्शंस आर ए क्रैथवॉल, बी एस ब्लूम, सी सिम्पसन, एंड डी मारिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोग टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो वहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है, वो नाम आता है बी एस ब्लूम साहब का। सो हियर द बी ऑप्शन, दैट इज बी एस ब्लूम जो है वह सही उत्तर होगा। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने का जो श्रेय है वह बी एस ब्लूम साहब को जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल मटेरियल? निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री का उदाहरण है। योर ऑप्शंस आर ए फिल्म, बी मॉडल, सी रेडियो, एंड डी है टेप रिकॉर्डर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूर्व में भी बताया कि दृश्य सामग्री क्या होगी? वह सामग्री जिसको सिर्फ बच्चे या विद्यार्थी देख सकते हैं, उसमें आवाज नहीं होता है, उसमें ऑडियो नहीं होता। तो दृश्य सामग्री में फिल्म नहीं है, रेडियो नहीं है, टेप रिकॉर्डर नहीं है, बल्कि क्या है? मॉडल या प्रतिरूप जो होता है उसमें किसी प्रकार का ऑडियो नहीं होता है, आवाज नहीं होती। तो यह सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? दृश्य सामग्री होता है, विजुअल एड या विजुअल मटेरियल होता है। तो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 है, हु इज कॉल्ड नेशन बिल्डर? राष्ट्र निर्माता किसे कहा जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, बी है टू द टीचर, शिक्षक को, सी है टू द पेरेंट या अभिभावक को, एंड डी है टू ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी को। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सुना होगा, आप सभी लोग जानते भी हैं कि किसी भी देश का या किसी भी राष्ट्र का भाग का निर्माण, किसी भी राष्ट्र का निर्माण जो है वो कौन करता है? किसी भी राष्ट्र का निर्माण जो है
होता है वो होता है कक्षाओं में, और कक्षाओं में कौन शिक्षा देता है? शिक्षक देते हैं। तो किसी भी राष्ट्र का निर्माण करना या किसी भी राष्ट्र का विध्वंस करना वह हमेशा शिक्षक के हाथ में होता है, टीचर के हाथ में होता है। इसीलिए राष्ट्र निर्माता जो है शिक्षक को कहा जाता है। इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेशन बिल्डर या राष्ट्र निर्माता शिक्षक को कहते हैं, तो बी ऑप्शन यहां पे जो है वो सही है। अगला प्रश्न है द क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। इन द एब्सेंस ऑफ विच प्रॉपर्टी द रिलायबिलिटी ऑफ एनी टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड? किस गुण के अभाव में किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता वैध नहीं हो सकती? अर्थात कोई भी परीक्षण विश्वसनीय तो है, रिलायबल तो है, लेकिन वैलिड नहीं है, वैध नहीं है, वह सिचुएशन कब है? योर ऑप्शंस आर ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता, बी है डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण, सी है रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता, एंड डी है लर्निंग या अधिगम। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी जो टेस्ट है, कोई भी परीक्षण है, यदि वह विश्वसनीय है लेकिन वैध नहीं होगा यदि उसमें क्या नहीं होगी? ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, वस्तुनिष्ठता नहीं होगी। तो यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए हैं उन सभी विकल्पों में से ए ऑप्शन सही है। अर्थात कोई भी परीक्षण, कोई भी टेस्ट विश्वसनीय के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। जब ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिविटी उसमें होगी, वस्तुनिष्ठता होगी, तो वह तभी वैध हो सकता है, तभी वैलिड हो सकता है। इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। हु गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स ऑन द साइकोलॉजिकल, फंक्शनल एंड साइकोमोटर डोमेन? अर्थात मनोशारीरिक, क्रियात्मक, मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया था? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हु गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्टिव्स होगा। तो हु गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑन द साइकोफिजिकल, फंक्शनल, साइकोमोटर डोमेन? अर्थात मनोशारीरिक, क्रियात्मक, मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देश्य का वर्गीकरण किसने दिया था? ध्यान दीजिए, जो आप जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे बीएस ब्लूम का, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा जो होता है आपका साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन से प्रश्न है कि जो साइकोमोटर डोमेन का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया? और आपके विकल्प, आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ए है जे सिम्पसन, बी है ब्लूम, सी है डीवी, एंड डी है थॉर्नडाइक। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मनोगत्यात्मक या साइकोमोटर डोमेन है या साइकोफिजिकल डोमेन है, उस उद्देश्य का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो थॉर्नडाइक नहीं, डीवी नहीं, ब्लूम नहीं, बल्कि उसका श्रेय जे सिम्पसन साहब को जाता है। तो इन दिस वे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मनोशारीरिक या मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन साहब ने किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, प्रश्न है द मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज? पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य सिद्धांत है। आपके विकल्प हैं ए प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी थ्योरी ऑफ वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी या विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, सी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी या उपयोगिता का सिद्धांत, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोगों ने करिकुलम कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन या पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, तो वहां पे आपने प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा। यह होना चाहिए जो पाठ्यक्रम, उसमें विविधता और लचीलापन होना चाहिए, अर्थात थ्योरी ऑफ वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और वह हमारे लिए उपयोगी भी होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ये तीनों जो सिद्धांत हैं वो मुख्य सिद्धांत है किसी भी पाठ्यक्रम निर्माण के या करिकुलम कंस्ट्रक्शन के। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन इज, द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज? शिक्षण का सबसे प्राचीन विधि है। योर ऑप्शंस आर ए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या प्रदर्शन विधि, बी है लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि, सी है व्याख्यान प्रदर्शन विधि या लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, एंड डी है ह्यूरिस्टिक मेथड या खोज विधि। तो डियर स्टूडेंट्स, शिक्षण का जो सबसे प्राचीन विधि है, जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे, बौद्ध काल पढ़ेंगे, तो वहां पर भी जो टीचिंग होती थी वो किस विधि से दी जाती थी? वह लेक्चर मेथड से दी जाती थी। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो लेक्चर मेथड है या व्याख्यान विधि है वह सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर? उद्देश्यों के प्रकार हैं।
ए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या शैक्षिक उद्देश्य, बी टीचिंग ऑब्जेक्टिव या शिक्षण के उद्देश्य, सी बोथ ऑफ द एबव या उपयुक्त दोनों, एंड डी है नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी विषय का शिक्षण करते हैं, जैसे मान लीजिए साइंस की हम लोग बात करते हैं, तो साइंस में कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं और जब हम कोई पाठ्य योजना बनाते हैं तो वहां पे हम विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करते हैं। तो जो सामान्य उद्देश्य हैं वो हमारे क्या होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, जबकि हम किसी पाठ्य योजना में जो विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण करते हैं वहां पे वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव या शिक्षण उद्देश्य के पाठ होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एजुकेशनल पर्पज या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होगा और उसी के साथ साथ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों जो है उद्देश्यों के प्रकार हैं। तो यहाँ पे जो उद्देश्यों के प्रकार हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स बोथ। तो इस तरह से देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है आपका, सी ऑप्शन जो है वो सही है। बोथ ऑफ द एबव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव शैक्षिक उद्देश्य और साथ साथ टीचिंग ऑब्जेक्टिव या शिक्षण उद्देश्य, ये दोनों जो है उद्देश्यों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17 कहता है कि द एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इज, जो एक्सपोनेंट जो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड है जिसको हम लोग अनुसंधान विधि कहते हैं या खोज विधि कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है, यह प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अनुसंधान विधि या खोज विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड, इसके प्रतिपादक कौन है, यह प्रश्न है। और इसके जो ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, ए डीवी, बी किलपैट्रिक, सी वेस्टावे एंड डी है HER स्ट्रॉन्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूरिस्टिक मेथड या अनुसंधान विधि के प्रतिपादक डीवी नहीं, किलपैट्रिक वेस्टावे कौन है, HER स्ट्रॉन्ग जी हैं। तो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ह्यूरिस्टिक मेथड या अनुसंधान विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज प्रेजेंटेड द एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट, अर्थात जो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया है, किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शंस आर ए जे सिम्पसन, बी ब्लूम, सी डीवी एंड डी थॉर्नडाइक। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं, तो उसका जो वर्गीकरण है वो किसने किया था, ब्लूम साहब ने किया था। तो इन दिस वे हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन इज हु हैज प्रेजेंटेड द एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है। एंड योर ऑप्शंस आर ए क्रैथवॉल, बी BS ब्लूम, सी मारिया एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम लोगों ने टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात किए थे, उसमें हमने कहा था कि वह ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष, ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे प्रश्न है भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन का जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्रैथवाल साहब, BS ब्लूम साहब और मारिया साहब, ये तीनों लोगों का योगदान है। इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्रैथवॉल, BS ब्लूम तथा मारिया ने 1964 में 1964 में भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मिलान करने का प्रश्न है। जो पहला आपका सारणी है उसमें है ए रिलेटेड टू एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन या मस्तिष्क की क्रियाओं से संबंधित, बी है एक्टिविटीज रिलेटेड टू हार्ट या हृदय से संबंधित क्रियाएं, एंड सी है एक्टिविटीज रिलेटेड टू हैंड या हाथ से संबंधित क्रियाएं। और यहाँ पे जो आपका कॉलम बी है उसमें है कॉग्निटिव डोमेन या ज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष, या तीसरा है साइकोमोटर डोमेन या क्रियात्मक पक्ष। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से हम लोग मैच कर लेते हैं। मस्तिष्क से संबंधित क्रियाएं किसमें होती हैं, कॉग्निटिव डोमेन में होती हैं। हृदय से संबंधित क्रियाएं किसमें होती हैं, भावात्मक पक्ष में होती हैं। हाथ से संबंधित क्रियाएं जो होती हैं साइकोमोटर या क्रियात्मक पक्ष में होती हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पे जो हमारे 4 ऑप्शंस हैं, उन सभी ऑप्शंस में से जो पहला, दूसरा, तीसरा है वह ऑप्शन सही होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा है ए में, तो हियर इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कॉग्निटिव डोमेन या ज्ञानात्मक पक्ष में हम ब्रेन से या मस्तिष्क से संबंधित बातें करते हैं, मस्तिष्क का विकास करते हैं। भावात्मक डोमेन, भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन में हम भावना या हृदय से संबंधित क्रियाओं का विकास करते हैं, भावनाओं का विकास करते हैं। साइकोमोटर डोमेन में हम हाथ
हाथ से संबंधित क्रियाओं का विकास करते हैं या शारीरिक क्रियाओं का विकास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर द क्वेश्चन नंबर 21। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी डोमेन्स आर देयर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं। हमने आपको बताया ही कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 3 पक्ष होते हैं, उद्देश्यों के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 22, इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिवाइडेड। Your options are A cognitive objectives या ज्ञानात्मक उद्देश्य, B affective objectives या भावात्मक उद्देश्य, C है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स या मनोगत्यात्मक उद्देश्य। तो आपने पढ़ा ही ऊपरी तीनों में जो है हम शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत करते हैं, विभाजित करते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 23, द फादर ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज, अभिक्रमित अनुदेशन की जन्मदाता है। डियर स्टूडेंट्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। योर ऑप्शंस आर ए वुडवर्थ, बी हैमरटन, सी बी.एफ. स्किनर एंड डी आलपोर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अभिक्रमित अनुदेशन है या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसने दिया है, उसको दिया है बी.एफ. स्किनर साहब ने। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जन्मदाता कौन है, बी.एफ. स्किनर है। बी.एफ. स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन दिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24, विच मेथड ट्रेन चिल्ड्रन इन द साइंटिफिक मेथड, कौन सी विधि बालकों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देती है। आपके विकल्प हैं ए प्रोजेक्ट मेथड या योजना विधि, बी लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि, सी लैबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि एंड डी है डिडक्शन मेथड या निगमन विधि। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देने की बात हो रही है, तो योजना नहीं, व्याख्यान नहीं, निगमन नहीं, बल्कि प्रयोगशाला या लैबोरेटरी मेथड के द्वारा हम विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देते हैं। तो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मिलान करने वाला है, मैच द फॉलोइंग। ए में है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि, इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि एंड डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि। दूसरा जो कॉलम है उसमें विशिष्ट से सामान्य या स्पेसिफिक टू जनरल, सामान्य से विशिष्ट या जनरल टू स्पेसिफिक। तीसरा है एम्फेसिस ऑन मेंटल थिंकिंग या मानसिक चिंतन पर बल एंड चौथा है प्रायोगिक कार्यों को महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। तो जल्दी से हम लोग मैच कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। यह देखा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, मानसिक चिंतन पर बल दिया जाता है। परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड जो होता है, इसमें प्रायोगिक कार्यों को महत्व दिया जाता है। इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि की यदि हम लोग बात करते हैं, तो आगमन विधि में हम लोग विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। डिडक्टिव मेथड या निगमन की विधि की बात करते हैं, तो हम लोग सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है वो तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा बन रहा है। तो तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, एक इसमें सी है। तो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26, करिकुलम इंक्लूड्स आर दोज एक्टिविटीज बाय विच वी इंटर स्कूल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, हु मेड दिस डेफिनेशन। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश करते हैं। यह डेफिनेशन, यह परिभाषा किसने दी है। योर ऑप्शंस आर क्रो एंड क्रो, किलपैट्रिक, कनिंघम एंड मुनरो। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो डेफिनेशन, यह परिभाषा है वो किसकी है, मुनरो साहब की है। मुनरो ने कहा कि करिकुलम इंक्लूड्स आर दोज एक्टिविटीज बाय विच वी इंटर स्कूल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, एडमिशन लेते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, when the same test is administered repeatedly to the same group, डिटेक्शन ऑफ द इक्वलिटी इन मार्क्स और रिजल्ट, दिस मीन्स, अर्थात किसी एक ही परीक्षण को एक ही समूह पर बार बार प्रशासित किए जाने पर अंकों या परिणामों में यदि समानता आती है तो इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ है। यह प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑफ ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता का, ऑफ डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण का, ऑफ रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता का, ऑफ वैलिडिटी या वैधता का। तो हमने आपको बताया ही है कि जो विश्वसनीयता होता है वही बताता है कि यदि किसी परीक्षण को हम बार बार किसी एक समूह पर प्रशासित करते हैं, बार बार सेम रिजल्ट आता है, बार बार समान परिणाम आता है, तो इसका मतलब वह परीक्षण क्या है, विश्वसनीय है। तो किसी एक ही परीक्षण को एक ही समूह पर बार बार प्रशासित किए जाने पर अंक
अंकों या परिणामों में जो समानता आती है वह इंडिकेट करता है उस परीक्षण की रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28, द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज द एक्सटेंट टू विच इट मेजर्स फॉर हुम इट वाज क्रिएटेड। अर्थात किसी भी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वो वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। यह स्टेटमेंट किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, अधिकांशतः पूछा जाता है। ऑप्शंस आर ए बाइनिंग, बी क्रॉनबैक, सी सिम्पसन एंड डी गैरेट। तो यह स्टेटमेंट जो है किसका है? क्रॉनबैक साहब का है। क्रॉनबैक ने कहा कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29 कहता है कि द टेस्ट ऑन विच द एग्जामिनर्स डज नॉट हैव एनी पर्सनल इफेक्ट इज कॉल्ड। जिस परीक्षण पर परीक्षक का कोई भी व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर स्टैंडर्डिटी या मानकता, बी डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण, सी ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता एंड डी वैलिडिटी या वैधता। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब किसी भी परीक्षण पे परीक्षक का कोई भी व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके जो भी उसकी सोच विचार, उसके जो पूर्वाग्रह होते हैं या उसकी जो भावनाएं होती हैं, उसके जो इमोशंस होते हैं, उसका परीक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो ऐसे परीक्षण को हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट या वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। तो इस तरह से जिस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। यह वस्तुनिष्ठता का लक्षण है। इस गुण को हम वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30 कहता है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस आर। अर्थात पदार्थ विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। योर ऑप्शंस आर ए टू जनरेट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल साइंस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। अर्थात छात्रों में पदार्थ विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। बी है टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल साइंस। छात्र पदार्थ विज्ञान के नियमों सिद्धांतों से अवगत कराना विद्यार्थियों को। सी है बोथ ऑफ द एबव या उपर्युक्त दोनों, एंड डी है नन ऑफ द एबव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पदार्थ विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य जो है छात्र में पदार्थ विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है ही, और साथ साथ छात्र में पदार्थ विज्ञान के नियमों सिद्धांतों से अवगत भी कराना है। तो इस तरह से हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया जो कि आपके लिए सहायक हो सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, उस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और साथ साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपकी कोर्स से संबंधित जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।